स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? कल हम लोग पढ़े थे मानव में पाचन तंत्र और कुछ हम होमवर्क भी दिए थे जो कि अभी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन क्या था? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्वेश्चन था यकृत किस रस को श्रवण करता है? तो पित्त रस को श्रवण करता है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन था मनुष्यों में कितने दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 22 दांत पाए जाते हैं। चौथा और आखिरी क्वेश्चन था मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। तो इतना हमारा होमवर्क तो कंप्लीट हो गया। अब आज स्टार्ट करते हैं श्वसन पथ। श्वसन पथ ही स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अरे क्या, श्वसन पथ। श्वसन पथ में दो चीज आती हैं, एक श्वसन और एक सांस। श्वसन और सांस, श्वसन और सांस में डिफिनेशन डिफरेंट होता है। श्वसन और सांस एक ही नहीं होता। तो क्या हुआ? पहला श्वसन, दूसरा सांस। श्वसन और सांस में अंतर क्या है? अगर कोई पूछ ले श्वसन और सांस में अंतर क्या है, तो यही बोलोगे कि सांस लेना ही, सांस लेने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, क्योंकि श्वसन और सांस एक नहीं होता। श्वसन क्या होता है? श्वसन हम जो भोजन करेंगे, भोजन हम करते हैं तो उस भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना ही श्वसन कहलाता है। और सांस क्या होता है? सांस तो सबको पता है। वैसे सांस में क्या होता है? सांस लेने की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग। क्लियर है? श्वसन और सांस लेने में अंतर क्या है? श्वसन जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त कराना ही श्वसन कहलाता है। और सांस क्या है? सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागा जाता है। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम श्वसन पर। इसको नोट कर लो। श्वसन यानी श्वसन कितने प्रकार से होता है? श्वसन कितने प्रकार से होता है? तो श्वसन 2 प्रकार से होता है। श्वसन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। पहला अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। और दूसरा क्या है हमारा? वायवीय श्वसन। श्वसन या ऑक्सी श्वसन। यहाँ पर या ऑक्सी श्वसन। क्लियर है? श्वसन 2 प्रकार से होते हैं। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। और जो अवायवीय श्वसन है, इसमें नाम से ही पता चल गया होगा कि इस अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन जो रहता है, यानी जिस भी जीव में अवायवीय श्वसन होगा या कि अनॉक्सी श्वसन होगा, उसमें ऑक्सीजन जो
ऑक्सीजन होगा O2, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि अनुपस्थिति का मतलब नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रहता, अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्लियर है? जो अवायवीय श्वसन या कि अनॉक्सी श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाता। और जो वायवीय श्वसन या कि ऑक्सी श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन जैसे जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कैसे इसका डेफिनेशन बनाओगे? जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कोई जीव हो, यानी किस प्रकार के जीव में अवायवीय श्वसन होता है? तो जैसे सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट, और एक होता है स्कैरिस, जिसको गोल कृमि कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट, और क्या हो गया स्कैरिस या इसे हिंदी में बोलते हैं गोल कृमि। क्या कहते हैं? गोल कृमि। गोल कृमि स्कैरिस। अब ये स्कैरिस क्या है? ये ईस्ट तो जान रहे हो, ईस्ट का मतलब कवक, एक प्रकार का कवक ये भी है। और स्कैरिस का मतलब हो गया, स्कैरिस कहाँ होता है? स्कैरिस मनुष्यों के पेट में होता है। और ये एक बहुत ही बड़ा यानी बहुत लंबा जीव होता है जो मनुष्यों के पेट में होता है। और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि ये तो है पेट में। और पेट में तो जो हमारे अंदर पेट में यानी कि जा रही है ऑक्सीजन, वो तो सारे ब्लड में मिल गई हैं, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन तो मिल गया है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्कैरिस में होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल। अब ये अवायवीय के बारे में तो एकदम क्लियर हो गया है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती और इस आवश्यकता नहीं होती। और जैसे उदाहरण में लो ईस्ट, स्कैरिस या गोल कृमि, तो ये क्लियर है। अब देखो वायवीय भी समझ गए हो। वायवीय या ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और जिस श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन से ग्लूकोज का पूर्तिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में विखंडन हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के श्वसन में जो ग्लूकोज होगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी जल में विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये वायवीय भी, अवायवीय और वायवीय, इतना क्लियर हो गया। यानी वो श्वसन कितने प्रकार के। अब इसमें देखो, इसको नोट कर लो। नोट हो गया? अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या? चार्ट। अगर सब लोग समझ गए तो इसमें सीधा वही चार्ट का ही खेल है। अगर जिसको चार्ट समझ आ गया तो अच्छे से पढ़ना चार्ट। अगर जो चार्ट समझ लेगा तो शॉर्ट में भी क्वेश्चन, सारे जितने भी शॉर्ट में क्वेश्चन आएंगे और देखो शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी आएंगे इसी चार्ट से ही आएंगे और इस श्वसन पथ में और कहीं से नहीं आएंगे, केवल इसी चार्ट से। तो चार्ट कैसा है? जैसे यानी कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज से हमें केवल इतना जानने की ज़रूरत है कि ग्लूकोज से हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। तो देखो क्या है ग्लूकोज।
ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से यानी इस ग्लूकोज में एक क्रिया होती है, एक प्रकार की क्रिया होती है जिसको कहते हैं पाइरूवेट। क्या कहते हैं? एक मिनट, छोटा करें ताकि आ जाए। जिसको क्या कहते हैं? पाइरूवेट। ये पाइरूवेट क्या है? ये पाइरूवेट जो है ये कार्बन का एक अणु होता है, कार्बन का एक अणु होता है। अब यहाँ कैसे प्रश्न, यहाँ से कैसे आ सकता है प्रश्न? जैसे कोई पूछ लिया यहाँ से, अब यहीं से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो गया। तो कोई अगर पूछ लिया ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऐसे अगर चार्ट से समझोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ उपस्थित होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। तो कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, दोनों साइड से पूछ लेते हैं तो क्लियर है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में। अब इतना क्लियर हो गया। कोई पूछा ग्लूकोज से पाइरूवेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। अब यहाँ से ये जो पाइरूवेट है इसके दो अणु होते हैं। कौन कौन से अणु हो गए? जैसे पाइरूवेट के दो अणु हो गए, दो अणु। एक हो गया अवायवीय और दूसरा अणु हो गया वायवीय। दूसरा हो गया अवायवीय यानी पाइरूवेट के दो अणु हो गए, एक अवायवीय दूसरा अवायवीय। अब ये जो अवायवीय है ये दो चीज़ों में पाया जाता है, दो चीज़ों में। ये जो पाइरूवेट के अणु अवायवीय है ये दो चीज़ों यानी दो जीवों में यानी दो चीज़ों में पाया जाता है। सिंपल, किसमें? दो चीज़ों में। यहाँ से बनाओ चार्ट ऐसे, दो चीज़ों में। किसमें? पहला एक प्रकार का जीव होता है, अभी बताए थे, ईस्ट में। यानी पहला हो गया ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है, कवक। और दूसरा मांसपेशियों में पाया जाता है। अवायवीय के कण, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे मांसपेशियों में डायरेक्ट नहीं जाता तो उसमें वायवीय नहीं होता, अवायवीय होता है। तो ये जो पाइरूवेट के अणु दो हैं अवायवीय और वायवीय, तो वायवीय दो चीज़ों में होता है, एक ईस्ट एक मांसपेशियों में। किसमें? मांसपेशियों में। मांसपेशियों में। और ये ईस्ट किस में होता है? ईस्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है। इथेनॉल प्लस CO2। क्लियर? अब देखो मांसपेशियों से क्या किस अम्ल का निर्माण होता है? मांसपेशियों में पाइरूवेट के अणु यानी मांसपेशियों में पाइरूवेट के अणु आ जाने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यदि मांसपेशियों में पाइरूवेट के अणु आ जाएंगे तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल।
और जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल आ जाता है, लैक्टिक अम्ल आ जाता है तो जैसे हमारे पैरों में कभी कभी खिंचाव आ जाता है, तो किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो ये मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल आ जाता है पाइरूवेट के अणु आ जाने से। अब इसमें एटीपी के अणु बाहर निकलते हैं। ये जो है एटीपी के अणु के रूप में बाहर निकलता है। और इसमें ईस्ट में भी एटीपी के इसमें जो ऊर्जा जो रहता है एटीपी के रूप में बाहर निकल जाता है। इसमें भी जो ऊर्जा आया है एटीपी के रूप में बाहर निकल गया। अब इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं वायवीय में। वायवीय में क्या होता है? वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। O2 की उपस्थिति, वायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ होता है? ये ऑक्सीजन कहाँ? तो हमारे शरीर के यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। या अगर ऑक्सीजन है तो ऊर्जा, और ऊर्जा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, H2O, जल बनता है। इसमें क्या बनता है? जल बनता है। और इसमें जो जल बनता है एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाता है। इसमें ये जो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, ये बनने के पश्चात इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाता है। क्या? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। अब इतना क्लियर हो गया। अब पहले समझते हैं एटीपी क्या है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पहले चार्ट बना लो। चार्ट बना लो, इसके बाद मिटा देते हैं इसको। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन में क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। एडिनोसिन में क्या होता है कि इसमें सुने हो एटीपी में ऊर्जा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनता है। तो जिस भी जीव में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसमें ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये जो एटीपी है इसमें ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो क्या हुआ? इसमें ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं, ये श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसमें जो उच्च ऊर्जा है ये श्वसन के दौरान कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर वाला एक कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर के भाग में कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग। कोशिका के अंदर वाले भाग का कोशिकांग होता है। कोशिकांग
अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें सबसे ऊर्जा बनता है। अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी मनुष्यों में ऊर्जा का रसोई घर क्या होता है? ऊर्जा का रसोई घर किसको माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऊर्जा का रसोई घर, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बनता है, इसमें ऊर्जा बनता ही है तो इसको ही रसोई घर माना जाता है। अभी ये जो ATP है ये ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है, इसको कहते हैं ऊर्जा का मुद्रा, यानी कि इसमें बहुत सारे होते हैं। यानी ये जो ATP है ये सिक्के के आकार का होता है, तो इसीलिए यहाँ से नाम निकल कर आया है, पेपर में भी ऐसे ही आता है। ATP को ऊर्जा का मुद्रा घर माना जाता है। क्लियर? अब हमारा ये आज का श्वसन पथ कंप्लीट हो गया है। अब आज के लिए हम कुछ होमवर्क दे देते हैं। क्या है? पहला होमवर्क है ATP का पूरा नाम क्या है? ATP का पूरा नाम क्या है? और दूसरा है प्रश्न, यानी दूसरा है फुसफुस में रुधिर से कौन सा गैस अलग होता है? फुसफुस में जो रुधिर जाता है उसे कौन सा गैस अलग होता है? और मांसपेशियों में पाइरूवेट के अणु आ जाने पर क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन है मांसपेशियों में पाइरूवेट के अणु आ जाने पर क्या बनता है? और चौथा है हमारा वायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है? वायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है? और तीसरा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनता है? और हमारा पांचवा है ग्लाइकोलाइसिस क्या है? और है दो और है क्वेश्चन हमारा, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? और किसके निर्माण होने से हमारे पेशियों में खिंचाव आ जाता है? किस चीज़ के निर्माण से हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है? तो इसका कोई आंसर आपको बताना है। थैंक यू। और जितना भी पढ़ा है वो पीछे का भी रिवीजन करते रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन दे इसको तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।